हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें सभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिया गया है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही नहीं, इसमें हम लोग एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम लोग ऑब्जेक्टिव भी आज देखने वाले हैं, ठीक है। रिवाइज करने वाले हैं हम लोग सभी आज, ठीक है। तो शुरुआत में एक दो क्वेश्चन लॉन्ग लिया गया है, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, तो घबराना नहीं है। आप लोग लगातार बने रहिए, पूरा अंत वीडियो देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा इस वीडियो से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है मेंडलीफ के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें। ये सवाल 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये 5 नंबर में पूछा गया था सवाल। तो चलिए हम लोग अंतर स्पष्ट करते हैं, चूँकि इसमें मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में बात किया गया है और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग पहले मेंडलीफ आवर्त सारणी समझ लेते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी समझ लेते हैं, तो हम लोगों को अंतर करना आसान हो जाएगा। तो ये रहा मेंडलीफ आवर्त सारणी। क्या है ये? मेंडलीफ आवर्त सारणी है ये। मेंडलीफ आवर्त सारणी है ये, ठीक है। मेंडलीफ आवर्त सारणी है। मेंडलीफ साहब ने क्या किया था, अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया था। कौन? मेंडलीफ साहब ने। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, मेंडलीफ साहब ने किस क्रम में तत्वों को सजाया था, तो बोलेंगे परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर। इसमें टोटल 6 आवर्त है, ये देख रहे हैं, जो ये एक देख रहे हैं, ये एक, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा हुआ, और ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, ये छठा आवर्त हुआ। इसमें 6 आवर्त है और इसमें टोटल 8 वर्ग। यहाँ पे गिनिए, ऊपर में देखिए ना, यहाँ पे एक है, ये दो हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें 8 समूह है। ऊपर वाले जो ये कॉलम जो बना हुआ है, ये वाला, ये समूह है, इसको समूह कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसमें दो हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7 और एक 8, मतलब टोटल 8 है। इधर से गिनेंगे भी 8, उधर से गिनेंगे 8 ही होगा, ठीक है। तो इसमें 8 समूह है और इसमें 6 आवर्त हैं। इधर जो ये देख रहे हैं आप, ये आवर्त है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 आवर्त है। इसमें 6 आवर्त है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और भी अगर देखा जाए तो इसमें क्या किया था इन्होंने, कि एक समूह में उपसमूह भी बना दिया था। एक समूह में उपसमूह भी बना दिया था। यहाँ पे भी देखिए, ए बी क्या है? उपसमूह है। यहाँ भी देखा जाए तो ए बी क्या उपसमूह है? ए बी उपसमूह है, ए बी उपसमूह है। इसमें भी ए बी उपसमूह है, ए बी उपसमूह है, ए बी उपसमूह है। तो ये उपसमूह भी उन्होंने बनाया था, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ खामियां पाई गई थी, तो इसके बाद क्या किया था, मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया और उसमें इनकी गलतियों को मतलब हल कर दिया उन्होंने। तो ये रहा आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है ये? आधुनिक आवर्त सारणी। और इसमें अगर पूछा जाए कितने आवर्त हैं, तो याद रखिएगा, इसमें टोटल 7 आवर्त हैं। तो एक हो गया ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये सातवां। इसमें 7 आवर्त हैं। ये पहला और ये दूसरा, इसमें 7 आवर्त हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ अगर गिनिएगा, 1 2 गिनिएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इसी तरह बढ़ते जाएगा, तो ये 18 तो समूह है इसमें। तो इसमें 7 आवर्त हैं। कितना आवर्त है इसमें? 7 आवर्त हैं और 18 समूह है इसमें। 18 समूह है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया था। परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया था। कौन? ये मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। और इसमें कोई ग्रुप रूप नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए ना, अगर इसमें लास्ट में देखिएगा, ये तो ये हीलियम दिखेगा आपको लास्ट में। 18वां नंबर यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर अगर देखिएगा 18 नंबर में देखिएगा आप, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपको दिखेगा। ये सब निष्क्रिय गैस है। ये सब कैसे कैसे गैस है? ये सब निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है ये, ठीक है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस का भी स्थान मिल गया, लेकिन उसमें नहीं है निष्क्रिय गैस का स्थान, ठीक है। तो ये भी अंतर है एक। तो चलिए इसको हम लोग अंतर को समझते हैं अच्छे से। देखिए, ये भी आधुनिक आवर्त सारणी है, थोड़ा इसमें अच्छा से दिख रहा होगा आपको। चलिए अंतर देखिए, ये रहा अंतर।
पहला अंतर क्या बोलेंगे, इसमें तत्वों को परमाणु भार के आधार पे, जो बदले थे आपको हम, इसमें परमाणु भार के आधार पर सजाया गया था और इसमें परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया गया था। ठीक है, मेंडलीफ में टोटल 8 समूह थे, जो खड़ा लाइन था वो 8 था, ऊर्ध्वाधर 8 लाइन था, लेकिन इसमें कितने हैं, 18 हैं। इसमें कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं, मतलब 18 समूह है। ठीक है, और इसमें क्षैतिज जो था, आवर्त जो था, उसमें 6 था, लेकिन इसमें कितना था, 7। ये भी अंतर है भाई। इसमें निष्क्रिय गैस का स्थान नहीं था, लेकिन इसमें दिखाया अभी आपको 18वें समूह में निष्क्रिय गैस भी है। और मेंडलीफ के समय में 63 तत्व की खोज हो चुका था, तो उन्होंने 63 तत्व को मतलब सजाया था और इन्होंने 118। ठीक है, और मेंडलीफ ने में ना बहुत सारा दोष पाया गया, इसमें बहुत सारी खामी पाई गई, जैसे कि उन्होंने कम परमाणु भार वाले को बाद में रखा था और अधिक परमाणु भार वाले को पहले रख दिया था। तो बहुत सारी उसमें गलतियां भी पाई गई थी। तो जैसे कि उसमें एक आवर्त में देखिएगा 3 तत्व को रख दिया था, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, आपको दिखाना चाहें, जैसे यहाँ पे देखिए नंबर, इसमें 8वां में अगर देखिएगा तो इसमें 3 तत्व सजा दिया गया। जैसे यहाँ देखिए, इसमें 3 तो सजा दिया गया था, 3 ठो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको भाई। सभी में तो 2 सजाया और किसी में 3 कर दिया, तो ये भी गलत है भाई। तो जैसे, और यहाँ पे देखिएगा कोबाल्ट में देखिएगा, कोबाल्ट में देखिएगा, निकेल में देखिएगा, और कहाँ देखिएगा, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। ठीक है, तो अगर इसका हम द्रव्यमान संख्या अगर देखें तो इसमें कितना है, 58.93 है। ठीक है, और इसका कितना है, 58.71 है। तो बढ़ते क्रम हुआ यहाँ पे, ये तो घटते क्रम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक गलती भी पाया गया, तो ये भी सब खामी पाया गया। तो ये सब खामी को ये आधुनिक आवर्त सारणी में सब सुधार दिया गया। ठीक है, तो ये भी इसका दोष हो गया। और ये मेंडलीफ साहब ने बनाया था, ये तो कोई अंतर नहीं, लेकिन हम लिख दिए हैं, अगर याद ना रहे तो ये भी लिख दीजिएगा। इसे मेंडलीफ साहब ने बनाया था, इसे मोजले साहब ने बनाया था। और ये मेंडलीफ आवर्त सारणी, क्योंकि इसमें 63 तत्व ही है, तो ये छोटा रूप हो गया, और उसमें 118 तत्व है, तो ये क्या हो गया, बड़ा रूप हो गया, दीर्घ रूप हो गया। ठीक है, तो ये सभी अंतर था, इन सभी अंतर को आपको याद रखना है। तो ठीक है, बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर दूसरा, ये 5 नंबर में पूछेगा, तो 5 अंतर लिखना है। तो हम यहाँ पे बहुत सारा अंतर लिख दिए, देखिए ना कितना अंतर लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंतर लिख दिए। आपको केवल 5 अंतर लिखना है। ठीक है, 5 नंबर मिल जाएगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर दूसरा, साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2015 में भी पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था ये। तो चलिए देखते हैं। साबुन, साबुन तो आप जानते ही होंगे, लगाएं साबुन, नहाने वाला भी साबुन होता है, कपड़ा धोने वाला भी साबुन होता है। देखिए नहाने वाला साबुन ये डव साबुन है, और भी साबुन होता है, जैसे लक्स साबुन भी है, निरमा साबुन है, लाइफ बॉय साबुन है। ठीक है, ये साबुन हो गया। और अपमार्जक मतलब होता है सरफ, घड़ी। देखिए ना इसमें लिखा हुआ भी है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, ये तो अपमार्जक हो गया। इसमें अंतर क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। एक तरफ साबुन, एक तरफ अपमार्जक, देख लीजिए। देखिए साबुन क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, और जबकि अपमार्जक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। ठीक है, और दूसरा साबुन क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन अपमार्जक भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते, ये भी अंतर है। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है कि ये सड़ गल जाएगा। ठीक है, देखिए साबुन का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, ज़्यादातर क्या होता है, क्षारीय होता है, लेकिन इसका अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है। ये भी अंतर है भाई। साबुन क्या है, मृदु जल में सफाई के लिए क्या है, उपयुक्त है, मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त है, लेकिन अपमार्जक सरफ का बात करें तो ये मृदु जल में हो, कठोर जल में हो, दोनों में सफाई के लिए क्या है, ये उपयुक्त है। और साबुन प्राकृतिक तेलों से बनता है, जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनता है। साबुन से जल प्रदूषण कम होता है, क्या होता है, जल प्रदूषण कम होता है, और इससे जल प्रदूषण अधिक होता है। तो ये सब अंतर है, ये सबको बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये सब तो आपको हम क्लास में पढ़ाए भी थे, तो उसी के यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें समझाना क्या है, सिर्फ एक बार दिमाग से गुजार लीजिए, तो ताकि आपको याद रहे ज़्यादा देर तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखें, तो आपको हम और भी 5 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे जी। जब भी पूछा जाएगा 5 में पूछा जाता है, 5 अंतर लिखना होता है आपको। ठीक है, तो चलिए कुछ अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, लेसन नंबर 1 का।
तो हम सोचें कि आपको एनसीईआरटी का सवाल करा दे, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है, आप इसका आंसर दीजिए। एनसीईआरटी का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से पूछने का संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। क्या कहता है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत चुनना है आपको, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको समीकरण दिया हुआ है 2PbO प्लस सी 2Pb प्लस CO2। जब भी बताना हो सत्य और असत्य, तो हमेशा अगर यहाँ पे उपचयित और अपचयित का बात हो रहा है तो हमेशा आपको यहाँ पे अभिकारक में ही ध्यान देना है। कहाँ ध्यान देना है आपको, हमेशा अभिकारक में ही ध्यान देना है, ठीक है। उत्पाद में आपको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे PbO का बात क्या गया है, लेड ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीसा। तो यहाँ पे सीसा सिर्फ है, नहीं है, सीसा तो इधर आ गया, तो ये उत्पाद में आ गया सीसा, तो सीसा के बारे में बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया आपका। यहाँ पे सीसा नहीं है, इस साइड सीसा नहीं है, इधर सीसा आ गया, उत्पाद में आ गया सीसा, तो उत्पाद का कम थोड़ी ना होता है, तो ये गलत हो गया आपका। इधर से सरना चाहिए, अभिकारक में से सरना चाहिए, नहीं है अभिकारक में शीशा भाई। अगला कार्बन डाइऑक्साइड, अभिकारक में कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं है, इधर है, इधर इधर इधर, इस साइड नहीं होना चाहिए। तो अगर इधर रहेगा तो हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे। तो ये ए और बी दोनों आपका क्या हो गया, गलत हो गया भाई। अब कहता है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन, हाँ कार्बन इधर है, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो कार्बन देखिए तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है कि, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब ये उपचयित हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो ये सही है। लेड ऑक्साइड, इधर लेड ऑक्साइड है, हाँ इधर लेड ऑक्साइड है भाई, तो इसके बारे में तो बात करना है, इधर ही क्या बात करना है। तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो हाँ भाई इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट गया, यहाँ से देखिए अगर हट गया तो यहाँ पे ये दोनों सही है, कार्बन वाला PbO वाला ये दोनों सही है। तो उसे पूछा क्या, गलत पूछा है, तो ए और बी दोनों गलत है, क्योंकि ये दोनों उत्पाद में है और उत्पाद के बारे में पूछा गया है, तो उत्पाद के बारे में हमको बताएंगे थोड़ी ना, हम तो बताते हैं इसमें अभिकारक के बारे में बताते हैं। तो उत्पाद ये ए बी गलत है दोनों, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, AB ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक। इसमें गलत ही पूछा था, असत्य पूछा था, तो ए और बी दोनों गलत है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर अगले पे आते हैं। कहता है कि ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताना है आपको। Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe, बताना है संयोजन है, द्विस्थापन है, वियोजन है, विस्थापन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये क्या करेगा, इसको लोहा को भगा देगा, तो मतलब विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर क्या कहता है, सवाल नंबर 3 कहता है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये सब, ठीक है। कहता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण मतलब क्या, Fe के बारे में बात किया जा रहा है, Fe, ठीक है। पर क्या डाल रहे हैं हम लोग, HCl डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, बताइए क्या होगा। तो यह क्या होगा भाई, Fe क्या करेगा, उनको भगा देगा, तो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, यहाँ पे H2 बन जाएगा, मतलब आयरन क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, ठीक है। तो ये रहा आपका सही आंसर। चलिए सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे आपको बता दें डिरोबार कि अभिकारक में और उत्पाद में दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे C+O2 क्या हुआ, CO2 हो गया। तो इसमें देखा जाए तो अभिकारक में कितना है, कार्बन है, एक कार्बन है, उत्पाद में कितना कार्बन है, एक कार्बन है। ऑक्सीजन इधर कितना है, अभिकारक में कितना है, 2 है, इधर भी कितना है, 2 है, तो ये बराबर हो गया। तो ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कहता है कि क्यों आवश्यक क्यों है, इसको संतुलित करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि अगर अब संतुलित नहीं करिएगा तो द्रव्यमान संचरण नियम का पालन नहीं होगा। ये भी आपको हम बता चुके हैं, एक बार फिर आगे त्रिभाष करवा दिया आपका। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पाद के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान बराबर नहीं होता है। अर्थात द्रव्यमान संचरण नियम का पालन करने के लिए ही समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो द्रव्यमान संचरण नियम का पालन नहीं होगा। चलिए आइए सवाल नंबर 5, ये एनसीईआरटी सबका सवाल है, ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं आपको हम। कहता है सवाल नंबर 5 क्या कहता है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करें, उन्हें संतुलित कीजिए, ठीक है। पहला सवाल क्या कहता है, हम एक बताते हैं, बाकी आपको सब बताना है, ठीक है। समीकरण कहता है संतुलित करना है, संतुलित कीजिए। कहता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, मतलब अमोनिया गैस का बात हो रहा है। नहीं 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 नहीं, रुकिए, नाइट्रोजन अलग अलग है भाई, इसमें कोमा दीजिए यहाँ पे, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रो, यहाँ पे कोमा दीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, नाइट्रोजन मतलब क्या, N2
हाइड्रोजन गैस से H2 से संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, मतलब NH3 बनाता है। तो ये रहा, कहता संतुलित करिए, तो संतुलित कर देते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, तो 2N2 हो गया इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे 3 लगा देते हैं। ये आपका बन गया सवाल नंबर 1। ये सब बनाइए अपने से, तो मेरा मत देखिएगा, अपने से बनाइए। क्या कहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब क्या, गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब क्या, H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस किसमें, ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या कहता है, कौन गैस बनता है, जल एवं मतलब H2O, और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब क्या, SO2, ये बनता है। संतुलित करना होगा आपको, कर दिया संतुलित। हाइड्रोजन तो समान है, सल्फर यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, संतुलित ही तो है ये भाई। नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे हमको 3 करना होगा ना, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पे अगर हम कर दें तो यहाँ पे 2 कर देगी, रुक जाइए, यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ भी 2 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। देखिए अब तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे भी 4 हो गया, सल्फर यहाँ पे 2, सल्फर यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, 4 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 6, ठीक सही है। नंबर सी देखिए, तो क्या कहता है, अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 के साथ कौन करता है विक्रिया, बेरियम क्लोराइड, कौन करता है विक्रिया, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, अल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट अवशेष प्राप्त होता है, मतलब अल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। संतुलित करना होगा हम सबको, संतुलित है, देखिए यहाँ पे तो अल्युमिनियम यहाँ पे 2 ठो है, तो यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे 2 कर देते हैं। क्लोरीन 6 है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 3 से गुना कर 3 6 हो गया। सल्फर 3 है, इधर सल्फर तो एक ही है, यहाँ पे सल्फर 3 से गुना करना होगा। बेरियम 3 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया इधर, तो यहाँ पे 12 सही है, संतुलित हो गया ये। अब सवाल नंबर डी है, ये अपने से बनाइए, ठीक है। अब आइए 6 नंबर, संतुलित करने वाला है, तो हम इसी में कर दे सवाल में संतुलित की, नीचे से करिए डी नंबर से, ठीक है। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर ये 1 है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 लगा दिए, ठीक है भाई। और क्या हो गया, लगता है तो संतुलित हो गया ये, Cl2 क्लोरीन 2, हाँ हो गया ये। अगला में NaCl प्लस AgNO3, Na1 इधर Na1 Ag1 Ag1 Cl1 Cl1 NO3 1, सही है, ये भी संतुलित है पहले से। अगला NaH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, इधर भी ऑक्सीजन 5 है, सल्फर 1, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे सोडियम 2 करना होगा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया ना, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 करना होगा, 2 से कैसे कर दीजिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 संतुलित हो गया ये, ठीक है। अगला क्या कहता है, HNO3 प्लस CaOH का होल 2 बनता है CnO3 का होल 2 प्लस H2O, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, 3 यहाँ पे हुआ, 3 2 5 हुआ इधर, और इधर कितना है भाई, 6 6 1 7 है इधर, तो रुकिए यहाँ पे इसको 8 बनाइए, तो 2 से कर देते हैं, कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 से कर देते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे 4 हुआ, तो इधर भी 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 6 2 8, इधर भी 3 दूनी 6 6 2 8 हो गया। कैल्शियम 1 नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ पे 2, सही हो गया। तो ये संतुलित कर दिया हम लोग, इसी सवाल में ही कर दिए। चलिए बनाइएगा अपने से, ठीक है, दिमाग लगा करके कैसे बनाए, नहीं बनेगा तो फिर देख लीजिएगा मेरा। सवाल नंबर 7, ये तो बहुत आसान है, ये अपने से बनाइए, ठीक है। हम एक तो बता दें कि कौन सा बताएं, ये बताएं, 2 बता देते हैं, अच्छा कौन कौन बताएं, पहला बता देते हैं और कौन बता देते हैं, दूसरा बता दें कि, या तीसरा या चौथा, दूसरा 1 2 बता देते हैं, 2 ठो अपने से बनाइएगा। क्या कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, CaOH का होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या, CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या, CaCO3 बनाता है, प्लस जल मतलब क्या, H2O। संतुलित कर दीजिए इसको, संतुलित संतुलित संतुलित, CaCa हो गया, कार्बन कार्बन हो गया 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 4, हाइड्रोजन 2, सही है, ये संतुलित ही है। अगला नंबर बी देखिए, हम 2 बताएंगे, अब 2 अपने से बनेगा। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट Zn, सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या, AgNO3, अब क्या करता है, क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3
का होल 2 प्लस सिल्वर मतलब Ag। ठीक है, Zn ऑक्सीजन कितना 6 है ना, यहाँ पे 2 करना होगा आपको, 2Ag, यहाँ भी 2 लगाना होगा आपको। ठीक है, तो संतुलित हुआ ये नाइट्रोजन 2, संतुलित हो गया ये नीचे, सही है ये। अब अगला सवाल नंबर 8, ये अपने से बनाइए, उससे बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, होमवर्क रहिए आपका, और बताइएगा कि नहीं बन रहा है तो हम बता देंगे फिर से। ठीक है, सवाल नंबर 9, उष्मा क्षेपीय विक्रिया, ये तो बिल्कुल आसान है, इनसेटिक क्वेश्चन था ये। उष्मा क्षेपीय विक्रिया वैसा रासायनिक विक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है उसे उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहते हैं। जैसे क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे CaO मतलब कड़ी चूना में पानी मिलाते हैं, H2 मिलाते हैं तो बनता है CaOH का होल 2 बनता है। क्या बनता है? CaOH का होल 2 बनता है, प्लस में उष्मा निकलता है। ठीक है, तो ये कैसे विक्रिया है? ये कि उष्मा क्षेपीय विक्रिया है। तो वैसा रासायनिक विक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है उसे उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी में क्या बोलेंगे हम लोग? ऊष्माशोषी में बोलेंगे कि जब वैसा रासायनिक विक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे अगर CaCO3 है, इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तब ये टूटता है। गर्म करने पर टूटा किस में टूटता है? CaO प्लस CO2 में टूटता है। तो ये इसमें गर्म किए उष्मा दिए तब ये टूटा, मतलब ये ऊष्माशोषी विक्रिया हो गया। ठीक है, तो परिभाषा क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक विक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है उसे उष्माक्षेपीय विक्रिया कहते हैं, और वैसा रासायनिक विक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषीय विक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब आपको हम ना कुछ ऑब्जेक्टिव रिवाइज करवाते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बताइएगा सब लोग, थोड़ा स्पीड में करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि एक बार हम बता चुके हैं तो एक बार फिर से स्पीड में, ताकि याद भी हो जाए आपको। सवाल नंबर 1 क्या कहता है ऑब्जेक्टिव का? निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो जिंक नहीं, कैल्शियम नहीं, कार्बन नहीं, जर्मेनियम, इसका C ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर A ही आपका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो सल्फर सुचालक नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, आयोडीन भी नहीं है, तो इसका आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 इनमें से कौन सी अधातु चमकीली होती है? आयोडीन होती है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 6 निम्न कौन सा बुझा चुना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 7 निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो याद रखना होगा वो ना, तो इसमें अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन होता है, फिर कॉपर होता है, फिर चांदी होता है, फिर पारा होता है, फिर चांदी होता है, फिर सोना होता है, फिर प्लेटिनम होता है। तो सबसे ऊपर में कौन है? यहाँ पे तांबा दिख रहा है आपको, तो ये तांबा ऑप्शन नंबर A ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इसमें तो सोना तो बहुत नीचे आ गया, तांबा, पारा भी, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इन तीनों का बात करें तो, चारों का बात करें तो सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगला, जिंक अम्ल के साथ, मतलब HCl मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकालेगा? तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, बनेगा यहाँ पे जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनेगा, और साथ ही साथ H2 गैस निकलेगा यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर इसका C सही आंसर हो जाएगा। अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ पे क्या है भाई? धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो फिर आ गया धातु अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन नंबर इसका भी C सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पे आइए। सवाल नंबर 11 क्या कहता है? इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई? धातु में द्रव होता है पारा। धातु में द्रव कौन होता है? पारा होता है। अगर अधातु में द्रव पूछता तब ब्रोमीन देते, लेकिन यहाँ पे धातु में द्रव पूछा है तो पारा होगा, और अधातु में पूछता तब क्या होता? ब्रोमीन होता, लेकिन यहाँ पे धातु पूछा है तो पारा होगा। चलिए सवाल नंबर 12, तो जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब रिवाइज कर रहे हैं हम लोग ना। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है जिसमें धातु और अधातु होगा वही होगा आयनिक यौगिक? तो यहाँ पे KCl, ये क्या हो जाएगा? आयनिक यौगिक हो जाएगा KCl। इसमें एक धातु है, एक अधातु है। सवाल नंबर 13, पीतल जो है ये क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें 2 धातु मिला हुआ है। ठीक है, इसमें मिला हुआ है तांबा और जिंक। चलिए कांसा भी क्या है? कांसा भी मिश्र धातु है, इसमें मिला हुआ है तांबा और टीन। ठीक है,
लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? वैसे तो सभी से हम लोग जंग से बचा सकते हैं, लेकिन अगर लोहे के फ्राइंग पैन का बात करें तो हम लोग जिंक की परत ही चढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें सभी भी दीजिएगा ना तो ये भी सही आंसर ही होगा। लेकिन हम मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें, क्योंकि फ्राइंग पैन है तो फ्राई करने वाला पेन है तो जिंक की परत चढ़ा करके, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इसमें सभी से आप पेन तक मतलब सभी से आप जंग लगने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर फ्राइंग पैन को अगर हमको बचाना होगा तो मेरे लिए सबसे उचित आंसर क्या है? जिंक की परत चढ़ा करके, ठीक है। सवाल नंबर 16। और धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। और धातु ऑक्साइड मतलब ये अम्लीय होता है, ठीक है। तो अम्लीय होता है तो ये अम्ल बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट क्या है? ये अल्युमिनियम का अयस्क है। किस अयस्क है ये? अल्युमिनियम का अयस्क है। अगला अगला क्या है भाई? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? काम नहीं, कम होता है। सबसे कम किस धातु का गलनांक होगा? ये होगा सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का होता है। अगला नंबर सवाल, आभूषण बनने वाला सोना कितना का होता है? 22 कैरेट का। शुद्ध सोना कितना का होता है? 24 कैरेट। लेकिन आभूषण बनाते समय कितना क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? 22 कैरेट का प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर 20, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप लगाना लाभकारी होगा? तो यह सब लेपन मतलब क्या? गिलवेनीकरण द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। बढ़ जाइए, देखिए बॉन्ड COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगला क्या है? CHO ये एल्डिहाइड है। ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड कहाँ गया है? ऑप्शन नंबर ए में है, यही सही होगा। अगला मेथेनोइक अम्ल मतलब क्या? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल SCOOH होता है। क्या होता है? SCHCOOH, यही है मेथेनोइक अम्ल। इसको क्या कहते हैं लोग? फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। अगर ये अल्काइन पूछ दिया गया तो घटाओ वाला है भाई, CnH2n-2। CnH2n-2 ये अल्काइन है। अगला सवाल, एथेनॉल का क्रियाशील। एथेनॉल मतलब ऑल मतलब अल्कोहल, OH ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। सवाल, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल मतलब क्या? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को कहते हैं हम लोग एसिटिक अम्ल। सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। सवाल नंबर अगला, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो अल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन नहीं होता है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1OH। तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन इसमें नहीं है। ये n नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ यहाँ पे कार्बन का संख्या होता है, ठीक है। कार्बन की संख्या 1 वो लिखते हैं हम लोग, ये n नाइट्रोजन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। टमाटर में, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, सिरका पाया जाता है एसिटिक अम्ल और संतरा में साइट्रिक अम्ल, ठीक है। अगला क्या है भाई? निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो एथेनॉल, क्योंकि ये शराब है, द्रव होता है शराब। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो बंद हो, बेंजीन, यहाँ का सही आंसर हो जाएगा बेंजीन। ये C6H6 है। बेंजीन सूत्र क्या होता है? C6, ये बेंजीन है आपका, बेंजीन, BENZEN, बेंजीन, ठीक है। अगला यही आ गया, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है भाई? C6H6, C6H6 होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल होता है? तो मीथेन होगा। क्या होगा सही आंसर? मीथेन। अगर इन सब का बात किया जाए तो इथेन में 2 कार्बन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, प्रोपेन तो 3 कार्बन और बड़ा, ब्यूटेन में 4 कार्बन और बड़ा होगा। सबसे सरल कौन हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, एक ही कार्बन है इसमें। अगला एथीन का सूत्र है C2H4, 2 दूनी 4 होता है इसका। तो C2H4 कहाँ गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो ये मीथेन है, ऑप्शन नंबर सी तो बेंजीन है, और ये तो ऑप्शन नंबर डी तो 3 कार्बन तो प्रोप जोड़ 3 दूनी 6 2 8 है, तो प्रोपेन हो जाएगा। नंबर 14, ठीक है। समावयवी मतलब क्या? समावयवी में क्या होता है? संरचना सूत्र समान होता है, तो इसमें समान तो है नहीं, कार्बन 2 6 है, गलत हो जाएगा। 5 2 है, गलत हो जाएगा। 1 और यहाँ पे 2 है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समावयवी में होता है क्या वैसे? संरचना सूत्र ये अनुसूत्र समान समान, संरचना सूत्र अलग अलग। अगला सवाल क्या कहता है? 15 नंबर, कौन सह संयोजक है? सह संयोजक मतलब क्या? उसमें दोनों
होना चाहिए और धातु ही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बाकी ये जो तीनों है इसमें ये आयनिक यौगिक है। अब पूछा आयनिक मतलब एक धातु एक अधातु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, इसमें पोटेशियम और Cl है, एक धातु एक अधातु है। अगला, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंधन बनते हैं? दो बंधन बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो दो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप हैं, अपरूप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 19 फिर आया, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। अगला, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन, क्योंकि इसके अंतिम में दो और पाँच पाँच होता है तो तीन इलेक्ट्रॉन लेता है, तो तीन सहसंयोजक बंधन बनवाता है, ठीक है। अगला सवाल, ये तो फिजिक्स का आ गया ना, रुक जाइए, फिजिक्स नहीं, पहले आज केमिस्ट्री का हम लोग ख़त्म करेंगे। केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, रुक के देख लीजिए केमिस्ट्री कहाँ है फिर हम सबका। नहीं, केमिस्ट्री तो नहीं है ये सब। ये ट्रिगोनो आ गया, मेट्री आ गया, ये तो मैथ का आ गया। और रुक जाइए, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलिए बताइए, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका सिरका सिरका, लैक्टिक अम्ल, ये तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल तो फॉर्मिक अम्ल है, ये बिच्छू के डंक में पाया जाता है। अब ये साइट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, कौन अम्ल नहीं है? अम्ल नहीं है, ये तो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये तो है। नाइट्रिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्षार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये क्या क्या है? भस्म है, भस्म। अगला, वे सभी पदार्थ जो भस्म कहे जाते हैं जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं? भस्म कहलाएगा तो OH माइनस आयन देगा। कौन देगा? OH माइनस ये आयन। ये आर्हेनिया साफ कहते थे। ऑप्शन नंबर का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अम्ल नीला को लाल करता है, यहाँ पे लाल को नीला करता है, तो ये भस्म करता है, क्षार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या कहता है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है पूछा है, तो ये तो आपका भस्म है, सोडियम में भी भस्म है। ये लवण, लेकिन ये भस्मीय लवण है, तो ये आपका उदासीन लवण NaCl है, तो ये आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं अम्ल होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? वो स्वाद में खट्टा अम्ल। स्वाद में खट्टा क्या होगा? अम्ल। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड होगा? जो धातु ऑक्साइड होता है ना वो क्षारीय होता है, और जो अधातु होगा वो अम्लीय होता है। तो क्षारीय ऑक्साइड पूछा है तो धातु वाला, तो धातु किस में है? सल्फर, ये धातु नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो Na धातु है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारीय, अभी बताया आपको, क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड, और अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय कहा जाता है। क्या कहता है? अम्लीय। तो यहाँ पे आ गया, अधात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? अम्लीय कहा जाता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब बूझे चूनों पे कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है ना, तब ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये दूधिया रंग एक कार्बन डाइऑक्साइड ही करता है। अगला सवाल नंबर 11, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? ये प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? ये प्राकृतिक। और संश्लेषित की अगर बात करें तो जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल फथिलीन हो गया, ये सब क्या है? संश्लेषित सूचक है। अगला क्या है? खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ये जिंक जो होता है ना वो अधिक होता है, और टीन क्या होता है? कम, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए टीन का ही हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, धोने का सोडा मतलब Na2CO3 इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 14, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम मतलब मेथेनोइक। बिच्छू का डंक हो, बिरनी का डंक हो, सभी में कौन पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक हो, सब में मेथेनोइक अम्ल मतलब फॉर्मिक अम्ल मतलब HCOOH पाया जाता है।
अगला सवाल, चींटी के डंक में, वही भाई चींटी का डंक हो, मधुमक्खी हो, बिरनी का डंक हो, सब में मेथेनोइक अम्ल मतलब फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सवाल नंबर अगला, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान, ये क्षारीय भस्मीय लवण है, ये लवण तो है लेकिन भस्मीय है तो 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 7 7 7 7। अगला सवाल, सवाल नंबर 18 क्या कहता है? सवाल नंबर 18, हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच का करता है? 7.0 7.8 के बीच करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रयोग होता है, ये क्या होता है? ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। सवाल नंबर 20 कहता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। कितना होता है? 5.6 होता है। ये आपका रहा 20 क्वेश्चन। और है, और देख लीजिए, जिप्सम का रसायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O, और अगर हाफ रहेगा तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। निम्नलिखित में किसी कारण अम्ल वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। किसी कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइकेन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इमली में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू कैसे खट्टा होता है ना, तो खट्टा मतलब 7 से कम होगा, 2.2। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। संगमरमर का रसायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर हो, चूना पत्थर हो, खड़िया हो, लाइमस्टोन हो, CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी बताए थे CaSO4 × 12H2O, CaSO4 × 12H2O। अगला, नीला तथा तूतिया, ये भी सवाल सब सवाल इंपॉर्टेंट में पूछा गया, 2015 में किसने पूछा गया है। तो इसमें CaSO4 × 5H2O होता है। कितना होता है? CaSO4 × 5H2O। अगला सवाल नंबर 4, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11। अगला सवाल, टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं, लवण पर और लवण प्लस जल, और साथ ही साथ उष्मा भी मुक्त होता है, तो ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, इनमें से कौन सा सही है? N2CO3 × 10H2, ये तो धोबन सोडा होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। 9, CaCO3 टूट के क्या बनता है? CaO और CO2 बनता है, तो ये विघटित हो रहा है, तो मतलब विघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, या तो इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। सवाल नंबर 10, साग सब्जी वाला आ गया। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कैसे होती है? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। सवाल ये ना वो पॉइंट है इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है। अगला, Fe+CO से 4 बनता है, FeSO4+CO, तो ये Fe का कैसे विस्थापित कर दिया, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है भाई। कैसे अभिक्रिया? ये विस्थापन अभिक्रिया है। सवाल नंबर 12, क्या बोला? सवाल नंबर 12, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है। दहन में तो ऑक्सीजन जुड़ता है, तो गलत हो जाएगा। श्वसन में जुड़ता है, भोजन का पचना, इस तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। नहीं पूछन तो नहीं भी नहीं वाला होगा, तो यही अवक्षेपण वाला इसका नहीं होता, अवक्षेपण में नहीं होता ये ऑक्सीकरण। ठीक है। अगला 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 देखा जाए, रासायनिक अभिक्रिया इतना में H2 का क्या होता है? H2 का क्या हो रहा है? H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया, उपचयन हो रहा है भाई। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। उपचयन को क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। अगला, गंधक के परमाणु, मतलब गंधक मतलब सल्फर 16। सल्फर कितना होता है? 16। ये सल्फर है। ये क्या है? ये सल्फर है, सल्फर 16। अगला, हीलियम नियन था आर्गन क्या है? निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है? निष्क्रिय है, अभिक्रिया नहीं करते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है। कितनी होती है? 19 होती है। अगला सवाल, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। अगला, क्लोरीन की परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? क्लोरीन का पूछा गया, 17 होता है, तो 2 8 7, 2 8 10 10 7 17, तो 7 सही इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया?
20 फिजिक्स, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखे, बहुत सारा चीज़ देखे भाई, जितना भी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन था 5 नंबर वाला वो देखे 2 ठो, और फिर इनिशियल क्वेश्चन देखे, फिर ऑब्जेक्टिव भी देखे। तो रहते आज यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, और जो होमवर्क मिला वो बनाइए भी, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए रहते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में।